आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं नया टॉपिक लेके व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये चैप्टर लेके आई हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, किसी ना किसी तरीके से भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक माता पिता की संतानें भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जुड़वा बच्चे भी सकल सूरत में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या कहेंगे, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे संवेदनाएं उनकी अलग अलग हो सकती हैं, व्यवहार उनके अलग होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिन्नता उनमें भी पाई जाती है। तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। तो दो व्यक्तियों के मध्य जो अंतर होता है उसको ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। स्किनर ने इसको अपने शब्दों में कहा है, आज व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत मनुष्य के वे सभी पक्ष आते हैं जो किसी प्रकार से नापे जा सकते हैं, जैसे लंबाई है, बुद्धि, लब्धि है ना। तो ऐसे गुण हैं जिनको हम नाप सकते हैं, ऐसे पक्ष हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। टायलर ने इसी को और ज्यादा डिटेल में बताया है। शरीर के आकार, अब एक एक चीज देख लीजिए कि भिन्नता किन चीजों में पाई जाती है। शरीर के आकार, रूप, कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिवृत्ति तथा लक्षणों में पाए जाने वाले भेद ही व्यक्तिगत भिन्नता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता इस तरीके से आप समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति दूसरे से रूप में, कार्य के अनुसार, गति की क्षमता के अनुसार, बुद्धि और ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिवृत्ति, लक्षणों और व्यवहारों में एक दूसरे से भिन्न होता है। अब जो व्यक्तिगत भिन्नता है ये किन चीजों से प्रभावित होती है? ये मुख्य रूप से इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला होता है इसमें आनुवंशिकता। आनुवांशिकता जो है ये, इसकी परिभाषा पीटरसन ने दी है। एक व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा पूर्वजों के अंश से जो कुछ भी प्राप्त करता है उसे आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता का जो लॉ है, जो नियम है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया है। तो आनुवांशिकता यानी जो हम अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों के अंशों को ले रहे हैं वो आनुवांशिकता होती है। आनुवांशिकता हम ये भी कह सकते हैं कि आनुवांशिकता आंतरिक शक्तियां हैं, जो हमारे अंदर गुण हैं वो हम अपने माता पिता से लेते हैं। अब आनुवांशिकता के आधार पर जो भिन्नता होती है वो कौन सी है? तो उसमें सबसे पहले आ जाता है लैंगिक भिन्नता। लैंगिक भिन्नता में जैसे लड़के लड़कियां, ठीक है। तो ये लैंगिक भिन्नता आनुवांशिकता से मिलती है। माता पिता के गुण सूत्र ही इसका निर्धारण करते हैं कि लड़का है या लड़की है। माता में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स गुण सूत्र, और पिता में या पुरुष में जो होता है वो होता है एक्स वाई। जब माता का एक्स पिता का एक्स मिलता है, इसका रिजल्ट होता है गर्ल, ठीक है, जब डबल एक्स हो गए। और जब माता का एक्स और पिता का वाई मिलता है, इसका रिजल्ट होता है बॉय। तो इस तरीके से क्या है, ये आनुवंशिकता लैंगिक भिन्नता का निर्धारण करती है। दूसरी चीज आती है इसमें, लैंगिक भिन्नता हो गई। दूसरी आती है शारीरिक भिन्नता। आप देखोगे हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक रूप से भिन्न होता है। कोई कद में छोटा है, कोई सामान्य है, कोई बहुत लंबा है। इसमें शारीरिक भिन्नता में बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें जैसे आंखों का रंग आ गया, आंखों का रंग, बालों का रंग, है ना, बालों का रंग हो गया इसमें। इसके अलावा लंबाई है, मोटाई है, ये जो शारीरिक बनावट है। तो ये सारी जो शारीरिक भिन्नताएं हैं ये भी आनुवंशिक होती हैं। फिर आता है इसमें मानसिक भिन्नता, यानी बौद्धिक जो अंतर है। बुद्धि किस, कोई क्या होता है मंद बुद्धि होता है, कोई सामान्य बुद्धि होता है, कोई तेज बुद्धि होता है। तो ये भी बहुत कुछ किस पे, आनुवंशिकता पे निर्भर करता है। फिर आता है हमारा रोग। आनुवंशिकता से कुछ रोग भी जो हैं हस्तांतरित होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इसमें जैसे आप क्या हो गए, हृदय संबंधी रोग, हृदय
संबंधी रोग, ठीक है। कुछ इसमें आता है आपका मधुमेह रोग, ठीक है। इसके अलावा इसमें आता है रक्तचाप, इसके अलावा इसमें गठिया भी आता है। तो ये क्या है, कुछ रोग हैं जो आनुवंशिकता के आधार पर होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आनुवंशिकता, जो हमारी व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है, ठीक है। जो एक महत्वपूर्ण कारक है हमारे व्यक्तिगत भिन्नता का, एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारक। दूसरा आता है पर्यावरण। अब मैंने आनुवंशिकता को बताया था आंतरिक शक्तियां, ठीक है, ये है आंतरिक शक्तियों पे आधारित जो भिन्नता है। अब ये आती है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, जो हमारे चारों ओर व्याप्त है, वो पर्यावरण है, यानी कि बाह्य शक्तियां। तो इसको हम कहेंगे बाह्य शक्तियां, ये आ जाती हैं हमारी बाह्य शक्तियां हैं। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो बाह्य शक्तियों से प्रभावित है, उसको हम कहेंगे पर्यावरण से प्रभावित व्यक्तित्व, ठीक है। तो हमारे व्यक्तित्व पे जो छाप होती है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसका निर्माण हमारे पर्यावरण के द्वारा भी होता है। तो पर्यावरण के द्वारा होता है, जैसे इसमें वाटसन ने कहा है, वाटसन विद्वान है, उन्होंने कहा है मुझे कोई भी एक बालक दीजिए, मैं उसे जो चाहूं वो बना सकता हूं, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं आनुवंशिकता ज्यादा प्रभावी नहीं है, उनके अनुसार पर्यावरण ज्यादा प्रभावी है, मैं जो चाहूं एक बच्चे को बना सकता हूं। कुछ लोग कहते हैं बच्चा एक कोरी स्लेट होता है या गीली मिट्टी होती है, हम उसे जो चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। तो ये मानना है पर्यावरण विदों का, गीली मिट्टी होती है, जैसा आकार हम उसे देंगे वैसा वो बनेगा। और जो आनुवंशिकतावादी होते हैं वो इसको ज्यादा प्रभावी मानते हैं, उनका कहना है एक अगर चोर होगा तो उसका बच्चा चोर ही होगा। हम ज्यादातर गुणों को अपने आनुवंशिकता से लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के अलग अलग मत हैं। तो पर्यावरण वाले जो हैं वो जो कहते हैं व्यक्तित्व निर्धारण में हमारी जो बाह्य चीजें हैं वो ज्यादा प्रभावी होती है, जैसे व्यक्ति का परिवार। हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे परिवार से निर्मित होता है, हमारे माता पिता को हम जैसे देखते हैं वैसे ही हम बनना चाहते हैं। आप देखो एक डॉक्टर का बच्चा होता है, अब वो छोटा सा बच्चा होगा, वो भी किसी चीज की जिद करता है कि उसको डॉक्टर सेट चाहिए, वो आला वगैरह लगा के घूमेगा, टेम्परेचर देखेगा, हार्ट बीट को नापने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको ऐसा पर्यावरण मिल रहा है और वो उसी तरीके के गुण उसके अंदर आ रहे हैं। तो परिवार की महत्वपूर्ण होती है व्यक्तित्व के निर्धारण में, ठीक है। दूसरा आता है व्यक्तित्व निर्धारण में विद्यालय की भूमिका। व्यक्तित्व निर्धारण में विद्यालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके विद्यालय का जैसा वातावरण होगा उसी तरीके से बच्चे का व्यक्तित्व बनता है। विद्यालय में अच्छा अनुशासन है तो बच्चे अनुशासन वाले होते हैं। विद्यालय में अनुशासन ढीला होता है तो बच्चे विभिन्न प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियां भी करने लगते हैं। विद्यालय से भागना, विद्यालय में स्मोकिंग करना, पढ़ाई न करना, क्लास बंक करना, झूठ बोलना, तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, विद्यालय के ढीले अनुशासन के कारण होती हैं। तो यानी कि व्यक्तित्व का निर्धारण विद्यालय भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आता है सहपाठियों या मित्रों की भूमिका। सहपाठियों या मित्रों की भूमिका। अब मित्रों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में होती है, क्योंकि हम अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमारा दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हम बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं, उनके साथ हम रहते हैं, तो उनके व्यवहार, उनके जो गुण हैं उनसे हम प्रभावित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अच्छे मित्र होते हैं तो हमें व्यक्ति हमेशा अच्छी चीजें सीखता है और सकारात्मक दृष्टिकोण उसका होता है, सकारात्मक सारी चीजें उसके व्यवहार में आने लगती हैं। और अगर मित्र गलत हैं तो उनके साथ साथ वो गलत संगत में पड़कर जैसे स्मोकिंग करने लगते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारे कार्य वो करने लगते हैं। तो मित्रों का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए किशोर अवस्था में मित्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मित्र भी क्या करते हैं, व्यक्तित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आता है इसमें आस पड़ोस की भूमिका। हमारा कैसा पड़ोस है,
आप देखिए कहीं पर हम घर लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पड़ोसी कैसे हैं, क्योंकि पड़ोसियों के साथ हमें रहना होता है, उसी माहौल में हमें रात दिन रहना है। तो जैसे हमारे पड़ोसी होंगे उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। इसीलिए हम बच्चों को के दृष्टिकोण से सबसे पहले घर लेते समय आस पड़ोस का माहौल देखते हैं कि आस पड़ोस कैसा है, क्योंकि उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में हमारे बच्चों पर पड़ता है, जो उनके व्यक्तित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण में हमारा परिवार, विद्यालय, हमारे मित्र, हमारा आस पड़ोस, ये इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बाह्य शक्ति हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखा और आनुवंशिकता के जो समर्थक हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब लास्ट में हम कहेंगे कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। तो लास्ट में हम कहेंगे कि वंशानुक्रमण या आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का होना बहुत जरूरी है और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों को मिलकर होता है। तो वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है, वुडवर्थ ने कहा है व्यक्ति वंशानुक्रमण तथा पर्यावरण का योगफल नहीं अपितु गुणनफल है। तो योगफल नहीं अपितु गुणनफल है। व्यक्तित्व का जो निर्धारण हुआ है वो उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही प्रभावी कारक हैं और इन दोनों को मिलकर ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है और जो भिन्नताएं हैं वो उसमें पाई जाती हैं। धन्यवाद।